लगभग 1200 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा चमत्कार उभरा जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान रह जाते हैं। एल्लोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर एक ऐसा अजूबा जो आज भी दुनिया का सबसे विशाल मोनोलिथिक निर्माण है। सोचिए, एक ऐसा ढांचा जो पूरी तरह एक ही पत्थर से तराशा गया हो, न जोड़ न तोड़। इस मंदिर के निर्माण के लिए एक विशाल पर्वत को चुना गया, इतना ऊंचा कि उसकी तुलना 10 मंजिला इमारत से की जा सकती है और इतना फैला हुआ कि उसमें एक फुटबॉल का मैदान समा जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने धीरे धीरे चट्टानों को गायब करना शुरू किया हो, जब तक कि केवल मंदिर ही शेष न रह गया। इतिहासकार बताते हैं कि इस मंदिर को तराशने के लिए लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया। अब कल्पना कीजिए, आज के समय में अगर इतने पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो लगभग 11,000 ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। सवाल यह है, उस दौर में जब न मशीनें थीं न क्रेन, तब सिर्फ हथौड़े और छेनी से यह कारनामा कैसे कर दिखाया गया? और सबसे बड़ा रहस्य यह है, जिन पत्थरों को हटाया गया था उनका कोई नामो निशान आज तक क्यों नहीं मिला? क्या वो सचमुच गायब हो गए? क्या कोई अज्ञात शक्ति, शायद पृथ्वी से बाहर की, इस निर्माण में शामिल थी? महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा एलोरा गांव इसी रहस्य को अपने भीतर समेटे बैठा है। यहीं स्थित है वो प्राचीन मंदिर जिसे भगवान शिव को समर्पित किया गया। जो पहाड़ आज आपको दिखाई दे रहा है, उसी को भीतर से काटकर इस मंदिर को जन्म दिया गया। मंदिर का प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहा जाता है, इस यात्रा की शुरुआत है। इसके भीतर कदम रखते ही नंदी मंडप, फिर सभा मंडप और फिर गहराई में स्थित गर्भगृह दिखाई देता है। शिखर की ऊंचाई 107 फीट तक जाती है। यह वही बिंदु है जहां से कार्विंग शुरू हुई थी। सोचिए, पहाड़ कितना ऊंचा रहा होगा। मंदिर के निचले हिस्से में उकेरे गए हाथियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा मंदिर उन्हीं की पीठ पर टिका हो। इन हाथियों के आधार पर जो नक्काशी उकेरी गई है वो और भी अद्भुत है। महाभारत और रामायण की कहानियां पत्थरों में जीवंत हो उठती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस अद्भुत निर्माण में एक भी चूक की कोई जगह नहीं थी। जरा सी भी गड़बड़ी, चाहे वह माप में हो या नक्काशी में, पूरे ढांचे को बिगाड़ सकती थी, क्योंकि इसमें दोबारा पत्थर जोड़ने का कोई विकल्प ही नहीं था। यही वजह है कि कई लोग आज भी मानते हैं कि ऐसा निर्माण कार्य मनुष्य के बस की बात हो ही नहीं सकती। कुछ थ्योरीज का दावा है कि यह किसी अन्य ग्रह की सभ्यता का काम है, एलियंस का, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इसे ऐसे महाशक्तिशाली मानवों ने बनाया होगा जिनके पास असाधारण शक्तियां थीं। लेकिन इन दावों के समर्थन में आज तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। दूसरी ओर पुरातत्वविदों ने इसके बिल्कुल उलट कई ऐसे प्रमाण खोजे हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि इस मंदिर का निर्माण उसी काल के साधारण इंसानों ने किया था। मंदिर के चारों ओर की दीवारों में ऐसे औजारों के निशान मिले हैं जो उस समय प्रयोग में लाए जाते थे। मंदिर की जटिल मूर्तियों का विश्लेषण करने पर भी यह बात सामने आई है कि इन्हें न तो किसी अलौकिक शक्ति से बनाया गया और न ही किसी तकनीकी चमत्कार से, बल्कि इन्हें साधारण हथौड़े और छेनी से बेहद बारीकी से तराशा गया था। एलियन या सुपरह्यूमन थ्योरी को नकारने वाला सबसे ठोस सबूत यह है कि भारत में चट्टानों को काटकर स्मारक बनाने की परंपरा कैलाश मंदिर से भी कई शताब्दियों पहले शुरू हो चुकी थी। यह कोई एक दिन की कला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी विरासत थी जिसे हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया और संवारा। इस अद्वितीय कला की शुरुआत हुई थी लगभग 2300 साल पहले, 3री सदी ईसा पूर्व में, जब मौर्य सम्राट अशोक ने अजीविक संप्रदाय के तपस्वियों के लिए बराबर की गुफाएं बनवाईं। कठोर ग्रेनाइट को तराश कर बनाई गई इन गुफाओं की दीवारें इतनी चिकनी और चमकदार थीं कि वहां हल्की सी रोशनी भी पूरी गुफा को रोशन कर देती थी। इतना ही नहीं, जब वहां मंत्रोच्चार होता तो गुफाओं की संरचना एक अनोखा गूंजता हुआ ध्वनि प्रभाव देती, जैसे दिव्यता स्वयं वहां गूंज रही हो। इसके बाद 2य सदी ईसा पूर्व से 1म सदी ईस्वी तक अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रार्थना स्थल के रूप में उपयोग होती थी। फिर गुप्त काल में 5वीं से 6ठी सदी ईस्वी तक मुंबई में एलिफेंटा की गुफाएं बनाई गईं और इस प्रकार चट्टानों को जीवन देने की परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रही। इन चट्टानों को तराश कर बनाई गई ये गुफाएं भगवान शिव को समर्पित थीं, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। 7वीं शताब्दी में भारत की रॉक कट आर्किटेक्चर में एक निर्णायक मोड़ आया। अब केवल साधारण गुफाएं नहीं, बल्कि पूरे के पूरे मंदिर, वो भी एक ही विशाल पत्थर से बनाने की परंपरा शुरू हो चुकी थी।
इस युग में पल्लव वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में 5 अद्भुत मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें आज पंचरथ के नाम से जाना जाता है। ये वो समय था जब भारतीय वास्तुकला की कल्पना शक्ति, साहस और तकनीक अपने चरम पर पहुंच रही थी। और फिर 8वीं सदी में वो क्षण आया जिसने इतिहास को चौंका दिया। एलोरा में एक पूरा पहाड़ न केवल काटा गया, बल्कि उसे एक दिव्य मंदिर का आकार दिया गया। यही है कैलाश मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म शिल्प, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर माना जाता है। लेकिन इसकी विशालता ही इसकी विशेषता नहीं है। इसकी जटिलता, इसकी डिटेलिंग और इसका सटीक संतुलन इसे और भी रहस्यमय बनाता है। अगर आप इसे थोड़ा दूर से देखें तो यह अकेला खड़ा कोई भवन नहीं लगेगा। इसके चारों ओर भी उसी चट्टान में तराशी गई कई और गुफाएं नजर आएंगी। कुल मिलाकर इस पूरे क्षेत्र में 34 गुफाएं मौजूद हैं, जिन्हें एक साथ एलोरा केव्स कहा जाता है। और इन्हीं में स्थित है केव नंबर 16, जो किसी रहस्य की तरह खड़ा है। वही जगह जहां कैलाश मंदिर अपनी पूरी दिव्यता और रहस्यमय भव्यता के साथ स्थित है। लेकिन रहस्य अब भी वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे संभव हुआ कि आम औजारों से इंसानों ने 2 लाख टन पत्थर हटाए और उससे एक ऐसा मंदिर तराशा जो आज भी दुनिया को चौंकाता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस दिव्य संरचना के निर्माण का आदेश किसने दिया? इन सवालों के जवाब खोजते हुए इतिहासकारों को एक बड़ा संकेत मिला। बड़ौदा में हुई एक खुदाई के दौरान वहां मिली तांबे की पट्टिकाओं पर खुदी हुई लिपि में लिखा है कि यह मंदिर एक राजा के आदेश से बना था। करकाटट्टू नामक शासक द्वारा जारी की गई ये पट्टिकाएं इस रहस्य के दरवाजे खोलती हैं। इन अभिलेखों के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वितीय सम्राट कृष्णराज द्वारा करवाया गया था। यह वही साम्राज्य था जो प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिना जाता है और जिसकी सीमाएं भारत के बड़े भूभाग को समेटे हुए थी। लेकिन यहीं से एक नई गुत्थी शुरू होती है। कृष्णराज का शासन केवल 18 वर्षों तक रहा, 756 ईस्वी से 774 तक। और इतने कम समय में इतनी विशाल और बारीक कलाकारी वाला मंदिर क्या वाकई संभव था? इस सवाल का जवाब देने के लिए सामने आती है एक रोचक थ्योरी, जिसे प्रस्तुत किया जर्मनी के मशहूर पुरातत्वविद हर्मन गोइट्स ने। उनके अनुसार कैलाश मंदिर को तैयार होने में 18 साल नहीं, बल्कि पूरे 500 वर्षों का समय लगा। गोइट्स ने मंदिर की स्थापत्य शैली और मूर्तियों की गहन स्टडी की और उन्हें वहां कुल 10 अलग अलग आर्ट स्टाइल्स देखने को मिले, जो दर्शाते हैं कि इसे एक नहीं बल्कि कई कलाकारों और कालखंडों ने आकार दिया। उदाहरण के लिए, मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित गजलक्ष्मी का पैनल, उसकी शैली मंदिर के आधार पर बने हाथियों और शेरों से पूरी तरह अलग दिखाई देती है। और यही अंतर एक बड़े तथ्य की ओर इशारा करता है, क्योंकि कला की शैली में परिवर्तन रातों रात नहीं होता, इसमें दशकों लगते हैं। गोइट्स के अनुसार ये 10 शैली 8वीं से लेकर 13वीं सदी तक विकसित हुई और हर एक शैली अलग अलग राजाओं के शासनकाल की झलक देती है। सीधी भाषा में कहें तो गोइट्स का मानना था कि यह मंदिर एक पीढ़ी ने नहीं बल्कि 8 राजाओं की मिलीजुली परंपरा का परिणाम है और इसे आकार देने में 5 शताब्दियां लगी। उनकी रिसर्च के अनुसार कैलाश मंदिर की नींव सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश के प्रथम सम्राट दंती दुर्गा ने रखी थी। इसके बाद आने वाले 7 राजाओं ने इस निर्माण को आगे बढ़ाया। एक के बाद एक हर शासक ने इसमें अपनी कला और सोच का योगदान दिया और अंततः 13वीं शताब्दी में यह दिव्य निर्माण अपने पूर्ण रूप में सामने आया। 1952 में गोइट्स ने यह थ्योरी दुनिया के सामने रखी और दशकों तक इस पर कोई ठोस आपत्ति नहीं आई। लेकिन फिर इतिहास के इस रहस्य ने एक और मोड़ ले लिया। साल 1982 में भारतीय पुरातत्वविद M.K. धवलकर ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया, कैलासा द स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट एंड क्रोनोलॉजी, जिसने हर्मन गोइट्स की 500 साल वाली थ्योरी को पूरी तरह उलट दिया। धवलकर का दावा था कि कैलाश मंदिर को सिर्फ 10 से 12 वर्षों में ही पूरा किया जा सकता था और उन्होंने इसके पीछे ठोस ऐतिहासिक घटनाओं की कड़ियां पेश की। उनके अनुसार साल 756 ईस्वी में राष्ट्रकूट सम्राट दंती दुर्ग ने सत्ता कृष्णराज को सौंपी। अगले ही वर्ष कृष्णराज ने चालुक्य शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा और उन्हें निर्णायक रूप से पराजित किया। इस विजय के बाद उन्होंने चालुक्य साम्राज्य की राजधानी पट्टडकल का दौरा किया, जहां उनका सामना हुआ विरूपाक्ष मंदिर से, एक ऐसा स्थापत्य चमत्कार जिसे चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। युद्ध में विजय के साथ साथ कृष्णराज उस मंदिर से भी पूरी तरह मोहित हो गए। उन्होंने तय किया कि वो भी वैसा ही मंदिर बनाएंगे, लेकिन उससे भी भव्य, उससे भी विशाल।
यही कारण था कि उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में लगे शिल्पकारों और वास्तुकारों को युद्ध की लूट के तौर पर अपने साथ एलोरा ले आए। यहीं से इतिहास ने करवट ली। अब इन चालुक्य शिल्पकारों ने एलोरा में राष्ट्रकूट कारीगरों के साथ मिलकर कैलाश मंदिर की रचना शुरू की। शायद यही वजह है कि कैलाश मंदिर विरूपाक्ष मंदिर का एक विकसित रूप लगता है। लेकिन फर्क यह है कि विरूपाक्ष ईंट पत्थर से बना था, जबकि कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को तराश कर तैयार किया गया और उसका आकार भी लगभग दोगुना था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कृष्णराज जिन कलाकारों को एलोरा लाए थे वे केवल चालुक्य नहीं थे। उनमें से कुछ कलाकार पल्लव वंश से भी थे, जो मूलतः तमिलनाडु क्षेत्र से संबंध रखते थे। दरअसल चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय ने जब पल्लवों को पराजित किया था, तब उन्हीं के कई दक्ष कलाकारों को पकड़ कर लाया गया था। इस तरह अनजाने में ही कृष्णराज ने 3 महान कलात्मक परंपराओं पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट को एक ही प्रोजेक्ट में साथ ला खड़ा किया। जहां चालुक्य और पल्लव कलाकार नक्काशी और वास्तुकला में माहिर थे, वहीं राष्ट्रकूट कारीगरों को चट्टान काटने में महारत हासिल थी। जब इन तीनों परंपराओं की विशेषताएं एक जगह मिली, तब जन्म हुआ कैलाश मंदिर जैसा अलौकिक निर्माण। जहां हरमन गोड्स ने मंदिर में पाई गई विभिन्न कलाकृतियों की शैलियों को विभिन्न राजाओं के काल से जोड़ा था, वहीं धवलकर का तर्क था कि ये विविधताएं इसीलिए मौजूद थीं क्योंकि ये कला 3 अलग-अलग संस्कृतियों के कलाकारों की देन थी। इतना ही नहीं, इन टीमों के अंदर भी कई उपटीमें थीं जिनकी अपनी अपनी विशिष्ट कलात्मक शैली थी। यानी शासक भले एक था, लेकिन कला की आत्मा 3 वंशों और कई कलाकारों की मिश्रित रचना थी। और अब बात आती है उस सबसे बड़े सवाल की, जो आज भी हर किसी के मन में गूंजता है। अब असली सवाल यही है, आखिर इतनी विशाल और जटिल संरचना इतनी कम अवधि में कैसे बन सकती थी? जवाब मिलता है एक प्राचीन ग्रंथ से, जिसे भारत के वास्तुशास्त्र का मूल स्तंभ कहा जाता है। इसका नाम था मानसार। इस ग्रंथ में न केवल मंदिर निर्माण के सिद्धांत बताए गए हैं, बल्कि हर चरण का तकनीकी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी विस्तार से समझाया गया है। धवलकर की थ्योरी को मानसार की शिक्षाओं के साथ जोड़ा जाता है तो कैलाश मंदिर की रहस्यमयी गुत्थी काफी हद तक सुलझती हुई नजर आती है। प्राचीन काल के वास्तुकारों को स्थपति कहा जाता था। ये सिर्फ शिल्पी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान में पारंगत विशेषज्ञ होते थे। सबसे पहले उन्होंने मंदिर के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश की और तब उनकी दृष्टि पड़ी एलोरा की विशाल, ठोस और एकसार बेसाल्ट चट्टानों पर। इन्हीं चट्टानों को चुनने के लिए उन्होंने कोई मशीन नहीं, बल्कि ध्वनि का सहारा लिया। एक विशेष औजार से चट्टान को हल्का सा बजाया गया और केवल गूंज की गुणवत्ता से यह पहचान लिया गया कि ये पत्थर आंतरिक दरारों से मुक्त हैं और कार्विंग के लिए एकदम उपयुक्त हैं। इसके बाद शुरू हुआ अगला चरण, मंदिर की योजना और डिजाइन। पत्थर के ऊपर ही मंदिर का पूरा ब्लूप्रिंट उकेरा गया, एक ऐसा खाका जो बहुत हद तक पट्टडकल के विरूपाक्ष मंदिर से प्रेरित था, लेकिन कहीं अधिक विस्तार और जटिलता लिए हुए। अब बारी थी पत्थर को जीवंत आकार देने की। रॉक कट आर्किटेक्चर की सबसे अनोखी विशेषता यही है कि निर्माण ऊपर से नीचे की दिशा में होता है, बिल्कुल उल्टा, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर की सतह से भीतर की आत्मा को बाहर निकाल रहा हो। कैलाश मंदिर के निर्माण की शुरुआत 3 विशाल खाइयों ट्रेंचेस को काटने से हुई, ताकि पहाड़ के केंद्र में एक बड़ा आयताकार चट्टान का ब्लॉक अलग किया जा सके। इसके लिए एक अद्भुत तकनीक का उपयोग किया गया, जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। चट्टान की सतह पर विशेष दूरी पर छेद बनाए गए, जिनमें सूखी लकड़ी के पतले वेजेस डाले गए। फिर उन लकड़ियों पर पानी डाला गया और जब वेजेस ने पानी सोखा तो वे फैल गईं। इस फैलाव ने चट्टान पर भीतरी दबाव इतना बढ़ा दिया कि वह ठीक उसी रेखा पर क्रैक हो गई जहां योजना बनाई गई थी। जैसे ही दरारें बन गईं, अब सैकड़ों हथौड़े, भारी औजार और लंबी ड्रिल्स काम पर लगाए गए। पत्थर हटाना पहले से आसान हो गया था। धीरे धीरे कटाई होती गई और इस प्रक्रिया से मंदिर के चारों तरफ लगभग 270 गुणा 50 गुणा 100 फीट की ट्रेंच बन गई, जबकि पीछे की ओर 150 गुणा 30 गुणा 100 फीट की गहराई बनाई गई। इस पूरी तराशी के बाद जो बचा वह था एक अकेला, विशाल और स्वतंत्र खड़ा पत्थर का खंड, जिसे अब जीवन देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। धवलकर के अनुसार एलोरा की उन विशाल ट्रेंचों को काटने के लिए लगभग 20 लाख क्यूबिक फीट चट्टान हटाई गई होगी। अब अगर यह मान लें कि एक कुशल मजदूर दिन भर में औसतन 4 क्यूबिक फीट चट्टान को काट सकता था, जो उस दौर की तकनीक और अनुभव को देखते हुए संभव था, तो लगभग 250 मजदूरों की एक टीम प्रतिदिन 1000 क्यूबिक फीट पत्थर हटा सकती थी।
इस रफ्तार से एक साल में ये लोग करीब 3,65,000 क्यूबिक फीट चट्टान को निकालते होंगे और इस गणना के आधार पर 20 लाख क्यूबिक फीट रॉक निकालने में लगभग 5 साल का समय लगा होगा। लेकिन यही वह जगह है जहां इस प्रोजेक्ट की स्मार्ट प्लानिंग सामने आती है। चट्टानों को काटने का काम और मंदिर की नक्काशी, ये दोनों काम समानांतर चलते रहे। जैसे ही सेंट्रल ब्लॉक का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देने लगा, वैसे ही दूसरी टीम ने उस पर मूर्तिकला का काम शुरू कर दिया। इस रणनीति के चलते लगभग 5 से 5.5 वर्षों में ट्रेंचेस पूरी बन चुकी थीं और साथ ही मंदिर का ऊपरी हिस्सा भी काफी हद तक आकार ले चुका था। अगले 6 से 7 वर्षों में बचा हुआ ढांचा भी तराशा गया, भीतर से खोखला किया गया और अत्यंत बारीकी से सजाया गया। मूर्तियां बनाई गईं, दीवारों पर महाकाव्यों की कहानियां उकेरी गईं और इस तरह लगभग 12 वर्षों में यह देवालय अपने पूर्ण रूप में खड़ा हो गया, स्थायित्व और कला की पराकाष्ठा का प्रतीक बनकर। लेकिन अब भी एक रहस्य बाकी है। जो 2 लाख टन पत्थर इस निर्माण के दौरान हटाए गए, उनका क्या हुआ? इतने बड़े पैमाने पर निकाले गए चट्टानों का कोई ठोस प्रमाण आज तक क्यों नहीं मिला? विशेषज्ञों ने इस पर कुछ तार्किक अनुमान जरूर दिए हैं। मुमकिन है कि उन पत्थरों का इस्तेमाल स्थानीय रास्तों, भवनों की नींव या अन्य निर्माण कार्यों में कर लिया गया हो, या फिर उन्हें आसपास की घाटियों या दर्रों में डंप कर दिया गया हो। लेकिन इनमें से किसी भी थ्योरी को आज तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण समर्थन नहीं दे पाया है। वजह यह भी हो सकती है कि जो पत्थर निकाले गए थे वे बहुत छोटे टुकड़ों में थे और सदियों की वर्षा, हवा और कटाव के कारण वे धीरे धीरे मिट्टी में विलीन हो गए होंगे। लेकिन सच क्या है? इसका उत्तर आज भी कहीं धुंध में छुपा हुआ है। यह रहस्य, जहां इतिहास, विज्ञान और आस्था एक ही रेखा पर चलकर भी अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं, आज भी कैलाश मंदिर को एक अनुत्तरित पहेली बनाए हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यों, इतिहास की अनसुनी कहानियों और अद्भुत ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घंटी को भी दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नया रहस्य सामने आए तो सबसे पहले आप जानें, क्योंकि जो छुपा है वही सबसे ज्यादा दिलचस्प होता है।